नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के शीर्षक भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख समस्याएं, ये इससे पूर्व में हमने अध्ययन किया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था के सम्मुख कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो इसमें हम इससे पूर्व अध्ययन कर चुके थे। हम पहला अध्ययन कर रहे थे आतंकवाद। भारतीय राज्य व्यवस्था के सम्मुख जो समस्याएं हैं उसमें पहला जो टॉपिक था हमारा आतंकवाद था। पहली जो समस्या थी वो आतंकवाद था। हमने इसको समझने की कोशिश की, आतंकवाद क्या है। फिर हमने इसको ये समझने की कोशिश की आतंकवाद का अर्थ एवं परिभाषाएं। आतंकवाद का अर्थ और परिभाषाएं क्या है, आतंकवाद का अर्थ और परिभाषाएं क्या है, ये हमने समझने की कोशिश की। फिर हमने आतंकवादी कार्यप्रणाली की बात की। फिर हमने आतंकवादी कार्यप्रणाली, आतंकवादी किस प्रकार से अपना कार्य करती है, आतंकवादी कार्य प्रणाली। फिर हमारा तीसरा जो टॉपिक था, तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो था कि आतंकवादी गतिविधियां भारत में किस प्रकार से संचालित होती है, किन किन राज्यों में गतिविधियां संचालित होती है। भारत में आतंकवादी गतिविधियां, भारत में आतंकवादी गतिविधियां कहाँ कहाँ हैं, इसका हमने 5 टॉपिकों में पूर्वोत्तर आतंकवाद, पंजाब आतंकवाद, जम्मू एंड कश्मीर आतंकवाद और चौथा था हमारा असम का आतंकवाद और 5वां था नक्सलवाद। हमने आतंकवाद का, भारत में जो आतंकवाद था इसका 5 प्रकार से पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद, हमने जो आतंकवाद है उसका 5 रूपों में अध्ययन किया। पूर्वोत्तर राज्यों में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, असम में और नक्सलवाद आतंकवाद, ये हमने आतंकवाद का 5 विधुओं में अध्ययन किया। इसके लिए हमने आतंकवादी की बात की तो जो गृह मंत्रालय ने अपना सर्वे कर रखा है, जो गृह मंत्रालय ने अपने उसमें पंजाब के जो आतंकवाद है उसमें बात हम करते हैं हम ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, 10 मेष रेजिडेंट्स और खालसा बब्बर और इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी ऑपरेशन बलूचिस्तान। गृह मंत्रालय के अनुसार देश के विभिन्न भागों में कुल मिलाकर 175 आतंकवादी समूह सक्रिय, जिसमें से सर्वाधिक 39 आतंकवादी समूह मणिपुर में सक्रिय बताए गए। जो छोटे से स्टेट मणिपुर में 39 आतंकवादी समूह सक्रिय है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में अभी तक 9 आतंकवादी संगठन सक्रिय है, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत उल मुजाहिदीन, अल उमर मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, अल बदर, जमायत उल मुजाहिदीन, दुख तरंग ए मिलान, इन्हें आतंकवादी निरोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर में जो मुख्य ग्रुप है, असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा बोलते हैं जिसको, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, और मणिपुर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कालीपांग कम्युनिस्ट पार्टी, कालीपांग कानबा ग्रुप, मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट, रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट, और त्रिपुरा में है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। मेघालय में है अचिल नेशनल वॉलंटियर काउंसिल
यूनिफाइड नेशनल लिबरेशन काउंसिल, ये सब संगठन जो 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किए गए थे। इन संगठनों पर समय समय पर विदेशों से सहायता मिलती रहती है, जिससे ये संगठन सक्रिय रहते हैं। अब हम बात करते हैं आतंकवाद के कारक या आतंकवाद के मूलभूत कारक। आतंकवाद के कारक या आतंकवाद के मूलभूत कारण या कारक, एक ही बात है कि आतंकवाद के कारक क्या है, कारण क्या है, जिससे देश में आतंकवाद चरम सीमा पर है, जिससे देश में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। इनके क्या कारण हैं? कारणों में हम बात करते हैं, कारणों की बात करते हैं। आज देश में आतंकवाद एक गंभीर स्थिति है। यह स्थिति उन मूलभूत कारणों के संबंध में सोचने के लिए बाध्य करती है, जिनके कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवाद पनपा है, जिनके कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों ने आतंकवाद को जन्म दिया है और उसे बनाए रखा है। आतंकवाद या आतंकवादी व्यवहार के अनेक कारक हैं: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी, न्यायिक और पुलिस तथा प्रशासनिक। आतंकवाद से मुक्ति तथा आतंकवाद को नियंत्रित कर पाना तभी संभव है जबकि न केवल सतही उपचार का प्रयत्न, वरन आतंकवाद के लिए उत्तरदायी मूलभूत कारणों की विवेचना कर उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाए। आतंकवाद के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना किन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं, उनका विवेचन हम करते हैं। नंबर 1 है शोषण और अन्याय की प्रवृत्ति। नंबर 1 है शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियां। शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियां। आतंकवाद का पहला जो कारण है वो शोषण और अन्याय की प्रकृति। कोई भी विवेकशील व्यक्ति किसी रूप में आतंकवादी या आतंकवादी तौर तरीकों को समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन यह बात सही है कि आतंकवाद को इस स्थिति में केवल आतंकवादी ही दोषी नहीं है, बल्कि भारत देश में सदियों से अन्याय और शोषण जो चला आ रहा है, स्वतंत्रता पर प्राप्ति, नवीन संविधान के लागू होने पर भी इसमें कोई कमी नहीं आई। हमने आर्थिक सामाजिक न्याय के नारे लगाए, हमने आर्थिक सामाजिक समानता की बात की। उस दिशा में सरकारों द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। राज्य विधानसभाओं में अनेक भूमि सुधार कानून पारित किए गए, लेकिन उनमें अनेक कानून कागज पर रह गए। भारतीय संघ में अनेक राज्य में भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। भूमि सुधार कानूनों का लागू न होना नक्सलवादी आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है। बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में सहकारी समितियां और धार्मिक ट्रस्टों के नाम पर अब भी जमींदारियां बनी हुई है। भूमिहीन मजदूर और उनके नेताओं को सही या गलत रूप में यह समझ लिया जाता है कि ये संगठित असंगठित हिंसा के लिए उनकी आर्थिक सामाजिक न्याय दिला सकती है। यह तथ्य है, सत्ता के गलियारों में शोषित वर्ग की आवाज की कोई चिंता नहीं की जाती और जब तक विस्फोट न हो, शासन समस्या की ओर से आंखें मूंदे रहते हैं। इस प्रकार की समस्त परिस्थितियों में आतंकवादी सही या गलत के विरुद्ध संघर्ष करने वाले जुझारू लड़ाके हैं और वो कभी आतंककारी स्थितियां विश्वास दिलाने में सफल हो जाते हैं।
आतंकवाद की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है जब वो लोगों को विश्वास दिला देते हैं कि आपके खिलाफ होने वाले शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियों, शोषण और अन्याय के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। नंबर 2 है नवयुवक वर्ग में तीव्र असंतोष। नवयुवक वर्ग में तीव्र असंतोष। नवयुवक वर्ग में तीव्र असंतोष। नवयुवक वर्ग में अधिक असंतोष। शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान में देश के समक्ष जो शिक्षित बेरोजगारी है, समस्त सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान आपाधापी तथा कुछ बातों में शिक्षित और अर्ध शिक्षित जो युवक है उनमें तीव्र सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न कर दिया जाता है। और एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1,80,00,000 तो शिक्षित बेरोजगार है और शिक्षित, अशिक्षित, पूर्ण बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार सब मिलाकर यह संख्या वर्तमान में 15 करोड़ के आसपास है। बेरोजगारी की ये स्थिति आतंकवाद का बहुत बड़ा आधार तैयार करती है। जब नवयुवक वर्ग यह देखता है कि योग्यता के बावजूद अच्छी नौकरी प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन कार्य है, मेहनत मजदूरी या नौकरी के आधार पर समान और सुविधाजनक जीवन जी पाना बहुत अधिक कठिन है, और वे यह भी देखते हैं कि तस्कर और नशीले पदार्थों की व्यापारी मौज कर रहे हैं, तो वे इन कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं। यह तथ्य है कि तस्करी, नशीले पदार्थों का व्यसन और व्यापार तथा आतंकवाद में सीधे संबंध की स्थिति है। आतंकवादी तस्करों को अपने प्रयोग करते हैं। तस्करी आतंककारियों का हीरोइन और अन्य नशीले पदार्थों के व्यसन से प्राप्त नवयुवक आतंककारियों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं और आतंककारी गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। नंबर 3 अवैध शस्त्र निर्माण और शस्त्र भंडार। अवैध शस्त्र निर्माण व शस्त्र भंडार। अवैध शस्त्र निर्माण और शस्त्र भंडार। अवैध शस्त्र निर्माण और शस्त्र भंडार। तीसरा जो आतंकवाद का कारण है वो अवैध शस्त्र निर्माण तथा शस्त्र भंडार। अवैध शस्त्र जो है वो जो लोग चाहे शोषण से पीड़ित है, चाहे अन्याय से पीड़ित है, चाहे नवयुवक वर्ग का असंतोष है, उन सब लोगों को आग में घी डालने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में अवैध शस्त्र निर्माण आतंककारियों का एक प्रमुख कारण बन जाता है। आतंककारी गतिविधियों का एक बढ़ने का प्रमुख कारण यह है कि भयानक तथा आधुनिक शस्त्र अवैध रूप से प्राप्त करना बहुत ही सरल हो गया है। कश्मीर के आतंककारियों के पास देशी और विदेशी हथियारों की भरमार पर 10 वर्षों से समाचार छप रहे हैं, मगर वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक शायद ही कोई राज्य ऐसा हो जहां अवैध हथियारों के निर्माण का धंधा न होता। अभी तक कुछ समय पहले सियोनी से 30 किलोमीटर दूर काठियावाड़ा गांव में बंदूकों का एक कारखाना पकड़ा गया, जिसमें 12 बोर के बंदूकें, देसी पिस्तौल, रिवॉल्वर के अतिरिक्त अन्य प्रकार के हथियारों के निर्माण के लिए काफी आधुनिक यंत्र मौजूद थे। जम्मू की शिवागन फैक्ट्री का मामला भी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, जिसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पर गैर कानूनी ढंग से कुछ सपेनी राइफलें आयात करने का आरोप था। 1958 में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया था कि हथियारों का निर्माण केवल सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने उद्देश्य करेंगे। उद्देश्य यह था कि हथियारों के निर्माण पर पूरा नियंत्रण रहे, मगर
पता नहीं किस प्रकार के प्रभाव में आकर, पता नहीं किस प्रकार के प्रभाव से ये जो निर्णय है, ये जो हथियार बनाने का कार्य है, ये ठीक से नहीं हो पाता, इसको ठीक से रोक नहीं पाती सरकारें। अब तो बताया जाता है कि देश में 133 गैर सरकारी कारखाने हथियार का निर्माण करते हैं। निजी उद्योगों को बड़ी संख्या में हथियार बनाने के लाइसेंस कैसे मिलने लगे, कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। मौत के साधनों का निर्माण पर अंकुश न लगा तो वह भी दूर नहीं, जबकि देश के महानगरों में खुलेआम अति आधुनिक हथियार बिकते लगेंगे और अमेरिका की तरह जाली नाम और पता लेकर कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के हथियार खरीद सकेगा, जिसका उद्देश्य भले ही हत्या करना हो, आतंक पैदा करना हो या बैंक लूटना। भारत में ये स्थिति यह है कि अत्यधिक आधुनिक प्रकार के हथियार चोरी छिपे खरीदे जा सकते हैं, जिसमें AK-47, कलाशिनिकोव रूसी राइफल, M1 अमेरिकी मशीन पिस्टल जैसे घातक हथियार भी शामिल है। ऐसे में यदि दिहाड़ी पर हत्या करने या करवाने वाले, सांप्रदायिक दंगा करने वाले या करवाने वाले, सार्वजनिक इमारतों को, पुल को उड़वाने वाले या उड़ाने वाले एक पेशेवर वर्ग देश में पैदा हो गया है, तो ये आश्चर्य नहीं है। यानी अवैध शस्त्र का निर्माण और शस्त्र भंडार भी आतंकवाद का एक कारण है। नंबर 4 है शासक और शासित में स्वादहीनता की स्थिति। शासक और शासित में स्वादहीनता की स्थिति, स्वादहीनता की स्थिति। शासन और शासित में, जनता और सरकार में सबसे बड़ा आतंकवाद का कारण है कि उनके मध्य संवाद नहीं। सरकार के पास वो बात नहीं जाती, सरकार के पास वो चीज नहीं जाती कि लोग किससे नाराज हैं। यानी शासक वर्ग की संवेदनशीलता, शासक वर्ग इस ओर ध्यान नहीं देता। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासक और शासित के बीच निरंतर संपर्क होना चाहिए। शासन में जनता के दुख दर्द के प्रति संवेदनशीलता नहीं चाहिए। जनता को विश्वास होना चाहिए कि चाहे कुछ समय लग जाए, लेकिन शासक वर्ग उनकी बात पर विचार करेगा। यदि ऐसी स्थिति हो तो जनता धैर्य नहीं खोती और उचित मार्ग पर बनी रहती है। लेकिन यह तथ्य है कि भारत के शासक वर्ग में संवेदनहीनता का नितांत अभाव है। वे तो विलासिता और शान शौकत के घेरे में बंद है। राजनीतिक उठापटक, धरपटक उसको सर्वोच्च धर्म है और जनता के दुख दर्द से उन्हें कुछ नहीं लेना। भारत के शासक वर्ग में एक बात देखी गई है कि विशाल जनसमूह को अपनी बात यदि शांतिपूर्ण ढंग से सुने तो यह बात नितांत अनसुना कर दिया जाता है। लेकिन जब छोटा सा जनसमूह भी शक्ति की भाषा से समझाना चाहता है तो शासित वर्ग उस बात को समझ लेता है। नंबर 5 दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति। दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति। दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति। आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि दल की राजनीति और चुनाव की राजनीति भी युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेलने का काम करती है और शासन वर्ग द्वारा संवैधानिक साधनों का दुरुपयोग। दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति और शासक वर्ग द्वारा संवैधानिक साधनों का दुरुपयोग, संवैधानिक साधनों का दुरुपयोग
दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति और शासन वर्ग द्वारा संवैधानिक साधनों का दुरुपयोग। आज के आतंकवाद के लिए यदि किसी एक तत्व को सबसे अधिक प्रमुख रूप से हम उत्तरदायी ठहरा दें कि शोषक के कारण होता है, अन्याय के कारण होता है, नवयुग वर्ग की असंतोष के कारण होता है, अवैध शस्त्र निर्माण के कारण होता है, दलीय राजनीति के कारण होता है, चुनावी राजनीति के कारण होता है। हम किसी एक वर्ग, एक तत्व को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तो वह उत्तरदायी तत्व है दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति और शासनिक वर्ग का संवैधानिक साधनों का दुरुपयोग। आज राजनीति हमारे समस्त जीवन पर छा गई है। राजनीतिक दलों तथा राजनीतिक संभ्रांत वर्ग के संबंध में स्थिति यह है कि वे चुनाव जीतने के लिए कोई भी मार्ग अपनाने से नहीं चूकते। राजनीति में संलग्न व्यक्ति व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए अपराधी और आतंकवादी तत्वों को प्रश्रय देने एवं प्रोत्साहित करते हैं। शासक दल और विपक्षी दल सभी चुनावी राजनीति के मोहरे के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं। यह बात दूसरी है कि एक बार राजनीतिज्ञों का सहारा पाकर आतंकवादी तब स्वयं को प्रश्रय देने वाले राजनीतिज्ञों के भी संकट का कारण बन जाता है। स्थिति यह है कि केंद्र में शासन दल की रुचि विपक्षी दल की सरकारों के लिए परेशानी खड़ी करने और उन्हें गिराने की रहती है, तो विपक्षी दलों की रुचि केंद्र सरकार के विरुद्ध नित्य नए षड्यंत्र रखने की रहती है। गोरखालैंड, बोडोलैंड, चाहे कोई भी मसला भारत का राजनीतिज्ञ उसे दलीय राजनीति या चुनावी राजनीति का मोहरा बनाकर उसमें जटिलताओं का प्रवेश करवा देता है, जन भावनाओं को चरम सीमा पर उभार देता है। कम या अधिक रूप से आतंकवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। पिछले लगभग 15 वर्षों से राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्ति और राजनीति के उच्चतम सत्र से जुड़े व्यक्ति ने घोर और कुछ उदाहरणों में अकल्पनीय उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण का परिचय दिया। एक अन्य तथ्य यह भी है, हमारा समस्त राजनीतिक अभिजात सत्ता राजनीति के खेल में ऐसा उलझा हुआ है कि जब भी कोई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समस्या प्रथम चरण में आती है तो राजनीतिज्ञ उसे हल करने की नहीं सोचते। अनेक छोटे छोटे प्रश्न तत्काल निर्णय की मांग करती हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस नीति को टोल मटोल की नीति अपनाती है। इससे आतंकवाद का एक मुख्य कारण रहता है। नंबर 8, सर्वव्यापक भीषण भ्रष्टाचार। सर्वव्यापक भीषण भ्रष्टाचार। सर्वव्यापक भीषण भ्रष्टाचार सबसे बड़ा आतंकवाद का कारण है। सब जगह भ्रष्टाचार होना, शासक की कथनी और करनी में अंतर होना, नैतिक आदर्शों का शासन में अभाव होना। भ्रष्टाचार तो सदैव से ही था और विश्व के अन्य देशों में भी है, लेकिन पिछले 30 वर्षों से भारत में इसने व्यापक रूप धारण कर लिया है। उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक भ्रष्टाचार अपने भीषणतम रूप में धर लिया गया। नवयुग वर्ग राजनीतिज्ञों और अन्य धनाढ्यों के वैभव और शान शौकत को देखकर भौचक्का है। राजनीतिज्ञों, उच्च नौकरशाहों, उद्योग तथा व्यापार से जुड़े व्यक्तियों के आचरण को देखकर उसके मन मानस में देश हित की भावना कमजोर होगी तथा नैतिक अनैतिक का प्रश्न ही नहीं रहा। शासक वर्ग की कथनी और करने में भारी भेद है। उसने नवयुवक मन में भारी आक्रोश भर दिया। अब नवयुवक वर्ग जब देखता है कि तस्कर, माफिया, अपराधी तत्वों या आतंकवाद के साथ जुड़कर थोड़े समय के लिए सही उत्खनन मौज मस्ती का जीवन अपनाया जा सकता है, तो यह इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। आतंकवाद की स्थिति यह है कि आतंकवादी गिरोह का सदस्य बनना भले ही सरल हो, पर लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है।
अभिजातीय वर्ग का जीवन व्यवहार नवयुवकों के भारी नैतिक गिरावट पैदा कर रहा है। दूसरी ओर हमने अपनी धर्मनिरपेक्षता के विचित्र अर्थ लिए हैं। धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा का निषेध नहीं करती, वरन नैतिक शिक्षा तथा मानव धर्म में शिक्षा का आग्रह करती है। लेकिन इस देश की शिक्षण संस्थाओं में नैतिक शिक्षा, देश के हित में चिंतन, लोक कल्याण की विधिवत शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जब नैतिक शिक्षा और देश के लिए चिंतन के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है प्रशासन की विभिन्न इकाइयों में सहयोग का अभाव। प्रशासन की विभिन्न इकाइयों में सहयोग का अभाव। प्रशासन की विभिन्न इकाइयों में सहयोग का अभाव। एक बार आतंक का उदय होने पर उसे समाप्त कर पाना तभी संभव हो सकता है जबकि प्रशासन की विभिन्न इकाइयों, विभिन्न राज्यों के पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और आवश्यकता अनुसार अर्धसैनिक बलों को उचित सहयोग हो, गुप्तचर पुलिस कार्यकुशल हो, राजनीतिक कार्यपालिका में कोई स्पष्ट नीति हो और वह स्पष्ट निर्देश देने में समर्थ हो, न्याय व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें आतंकवादी तत्काल दंडित हो और निरपराधी शीघ्र मुक्त हो। भारत में इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें जल्दी से आतंकवादी दोषी हो जाए और बिना आतंककारी निर्दोष व्यक्ति बच जाए। 8वां है हमारा आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का अभाव। आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का अभाव। आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का अभाव। आर्थिक क्षेत्र में हमारा संतुलित विकास नहीं हो पाता। 9वां है आतंकवादियों को विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता। आतंकवादियों को विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता। इस प्रकार हमने आतंकवाद के कारणों की बात की। भारत में आतंकवाद को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, ये हम कौन कौन से कानून बनाए, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हमने अब तक हमने जो आतंकवाद का किया, आतंकवाद का अर्थ और परिभाषा, आतंकवादी कार्य प्रणाली, भारत में आतंकवादी गतिविधियां, 5 भागों में भारत में आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवाद के कारक तथा आतंकवाद के मूल कारण, शोषण और अन्याय की प्रवृत्ति के कारण आतंकवाद, नवयुवक वर्ग में तीव्र असंतोष के कारण आतंकवाद होता है, अवैध शस्त्र निर्माण और शस्त्र विहार के कारण भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, शासक और शासक के बीच संवादहीनता की स्थिति भी आतंकवाद को बढ़ाती है, दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति, शासक वर्ग द्वारा संवैधानिक साधनों का दुरुपयोग भी आतंकवाद को बढ़ाता है, सर्वव्यापक भीषण भ्रष्टाचार है उससे भी आतंकवाद बढ़ता है, प्रशासन की विभिन्न इकाइयों में सहयोग का अभाव से भी आतंकवाद बढ़ता है, आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास के अभाव से भी आतंकवाद बढ़ता है, आतंकवादियों को विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता भी आतंकवाद को प्रोत्साहित करती है। थैंक यू, धन्यवाद। आतंकवाद से संबंधित कानून तथा आतंकवाद के उपाय का टॉपिक हम कल करेंगे। कल तक इसे पढ़ते रहें। एक आज के जो युग है उसमें हमें इसी मीडिया से पढ़ना है ताकि आपकी पढ़ाई नियमित और सुचारू रूप से चलती रहे।